हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें कि फर्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन एंड इंडियाज़ नॉर्म्स। सेकंड हम लोग G20 की बाली डिक्लेरेशन देखेंगे एंड थर्ड बिम्स्टेक देखेंगे। तो ये तीन आर्टिकल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन यूनाइटेड नेशन और हमारा क्या नॉर्म्स है, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लेंथी आर्टिकल है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल भी है। साथ ही G20 की जो बाली की डिक्लेरेशन हुई है, बाली में ये जो G20 है वो सबमिट हुई है, तो G20 के बारे में स्टैटिक देखने वाले हैं और साथ ही साथ जो इस डिक्लेरेशन इस आउटपुट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिम्स्टेक एक बार फिर से न्यूज़ में आ चुका है, तो एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। साथ ही न्यूज़ में क्यों है, इन चीज़ों को भी समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट, वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है 19 फेब से। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी गई है वहाँ मेल करके अपनी फर्दर कैसे ज्वाइन करनी है और कोई भी अगर क्वेरीज़ है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 30 टेस्ट सीरीज़, जिसमें कि पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे इन बोथ द लैंग्वेजेस और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे इजी वे में आप सॉल्व कर सको। साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इंडियाज़ नॉर्म्स को लेकर। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है कुछ रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में, तो इसको हम लोग नॉर्म्स कह रहे हैं। नॉर्म्स स्टैंड्स फॉर न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन बना है तब से लेकर आज तक इसमें वैसे ही काम हो रहा है। किसी भी तरीके से कुछ ही 2-3 कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशंस को लीड कर रहे हैं, बाकी कंट्री का यहाँ पे कोई भी तरीके से आप देखो कि ज़्यादा मेजॉरिटी रोल नहीं रहता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ओके, सो यूनाइटेड नेशन की जो प्रिंसिपल है वो क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी, जो कि एम्पावर्ड करती है कि बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस यहाँ पे लगाए जाए टोटल 193 जो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट है, जिससे कि पूरे ग्लोब में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हो सके। ओके, मेंबरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे 15 मेंबर है। कैसे डिवाइड किया गया है, 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है एंड 5 यहाँ पे परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर को P5 कहते हैं, जिसमें वीटो पावर भी है। वीटो पावर कहने का मतलब है कि एक्सक्लूसिव पावर यहाँ पे इन 5 कंट्रीज़ को दिया गया है, जो कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए को है। इनको वीटो पावर दिया गया है, जिससे कि ये मतलब कि कोई भी अगर टॉपिक रहे, कोई भी मुद्दा रहे, उनमें अगर इन कंट्री को लगता है, यूएसए, चाइना, किसी को भी लगता है कि वो काम नहीं होना चाहिए, तो वो अपने वीटो पावर के हिसाब से जो है उस काम को ख़त्म कर देते हैं। 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, UNGA है, इनके द्वारा ये इलेक्ट होकर आते हैं और 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है। साथ ही ये 2 साल रहते हैं, नॉन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स रहते हैं और इनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। एक्सक्लूसिव पावर इन सारे कंट्रीज़ के पास नहीं है। ओके, काउंसिल की प्रेसिडेंसी की अगर हम लोग देखें तो काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो ईच ऑफ द मेंबर यहाँ पे जो हर एक मंथ में है उनके वो यहाँ पे हेल्ड करते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, यानी कि मेंबर स्टेट का, जैसे कि आप देखो कि इंडिया है, हम लोग आई पे आते हैं। वही अगर अमेरिका देखें तो अमेरिका हमारे पहले आएगा, A फॉर अमेरिका। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया भी हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद सिंगापुर आए तो सिंगापुर इसके बाद आएगा। तो इस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पे जो मेंबर स्टेट है उनको यहाँ पे हायरार्की के हिसाब से 1 मंथ में इनका जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे काउंसिल प्रेसिडेंसी में रोटेट होते रहता है। टूल्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है उनके द्वारा ऑथराइज़ किया गया काउंसिल को कि आप पार्टीज़ को कॉल कर सकते हैं सॉल्यूशन लेने के लिए। जैसे कि अगर मानी कि किसी भी चीज़ के लिए नेगोशिएशन करना है, आर्बिट्रेशन करनी है या अदर पीसफुल मीन्स शांति फैलाने के लिए कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है, साथ ही पीस कीपिंग मिशन भी है, जो कि मोस्ट वायबल फेज है यूनाइटेड नेशंस का। कि कहीं भी किसी भी कंट्री में आप देखते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिजास्टर कुछ भी आ गए या फिर किसी भी तरीके का वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस समय पीस कीपिंग मिशन जो यूनाइटेड नेशन की होती है वो जाती है वहाँ पे अपने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फाइन, अब यहाँ पे समझते हैं मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कलेक्टिव एक्शन, जो कि इंक्लूसिवली यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट है उनके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ट्रूली मल्टीलैटरलिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहने का क्या मतलब है? मल्टीलैटरलिज्म कहने का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओपन टू ऑल मेंबर हो। जो भी कंट्री को यहाँ पे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए वो बिल्कुल फ्रीली आकर जुड़ सकते हैं।
फाइन। साथ ही नॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, जो कि यहाँ पे हम लोग न्यू नेम दिए हैं, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरल सिस्टम, तो यहाँ पे आप देखो कि 3 पिलर्स जो है करंट मल्टीलैटरल आर्किटेक्चर का, उसमें रिफॉर्म्स है। जैसे पीस एंड सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, ह्यूमन राइट्स है। तो इन 3 पिलर्स में आप देखो कि यहाँ पे रिफॉर्म की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि अब हम लोग को यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए बहुत ज़्यादा बात है। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन। बेसिक जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो आज के भी डेट में आप देखोगे कि 75 साल हो गए हम लोग एकदम से इतने इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमृत काल में है, लेकिन आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो रूल्स रेगुलेशंस है वो चेंज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे वीटो पावर भी है और वीटो पावर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक हर्डल से वो क्रिएट करता है। नो अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है वो आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन में, वाइल यूरोप का आप देखोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। मोर देन 50 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट है जो कि अभी तक आप देखो कि काउंसिल में सर्व नहीं किए हैं। इस मैप को देखिए, इस मैप से आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन मेंबर और मेंबरशिप कितने हैं। 1945 में जब इसको बनाया गया था तो परमानेंट मेंबर तो 5 ही थे, सिक्योरिटी काउंसिल सीट यहाँ पे 11 है और यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट 51 थे। देन यहाँ पे 65 में आप देखो कि जो परमानेंट मेंबर है वो रिमेन 5 है एंड सिक्योरिटी काउंसिल सीट यहाँ पे 15 हुआ एंड देन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इंक्रीज़ होकर 118 हो गया। 2022 में अगर हम लोग देखें तो परमानेंट मेंबर रिमेन 5 एंड सिक्योरिटी काउंसिल सीट्स जो है वो भी 15 रहा, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वो 193 तक पहुंच गए। तो फर्स्ट तो यहीं पे ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस को जो है वो कवर अप करना है, क्योंकि अगर 193 है तो हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स में 6 कॉन्टिनेंट्स को तो कवर कर ही सकते हैं। ओके, लैकुना हम लोग को इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में हम लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक ओनली इफेक्टिव है यहाँ पे एज मेंबर स्टेट जो कि अलाउ किए जाते हैं, और यहाँ पे जो भी है यानी कि नेशनल सॉवरेनिटी को इंश्योर करना है तो ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाता है। तो एक विकम आप देखोगे कि होस्टेज हो जाता है जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स को यहाँ पर टैकल करने के लिए। यूनाइटेड नेशन की रिस्पांस, अगर रशिया के इन्वेजन देखोगे, जो रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, उसमें यूनाइटेड नेशन का जो रिस्पांस था ना वो भी काफ़ी अजीबोगरीब था। जनरल अगर असेंबली की बात करें तो वो भी नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन उन्होंने सेंड कर दिया। मतलब यूनाइटेड नेशन जो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और 2 कंट्री यहाँ पे भिड़ गए हैं, तो उनको सुलझाने की और उनको यहाँ पे मीडिएशन करने के अलावा उन्होंने यहाँ पे ऐसा जवाब दिया जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चेंजेस इन रोल, बाकायदा यहाँ पे रोल चेंज कर दो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल की है वो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड तरीके से डील करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखो कि पीस बिल्डिंग भी है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन भी है, नॉन प्लोरिफरेशन है, काउंटर टेररिज्म है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस है। तो ये सारा काम आप देखो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो रोल में भी चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही मिसयूज़ हो रहा वीटो पावर का, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि वीटो पावर को यूज़ करके जो होना चाहिए हमारे देश में वो भी चीज़ें कुछ कंट्रीज़ के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया के द्वारा यहाँ पे रिजोल्यूशंस को वोट किया गया यूक्रेन को लेकर, तो चाइना ने इसको इंडिया के अगेंस्ट में डिप्लॉय कर दिया और सेफगार्ड यहाँ पे दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में हम लोग को पता है कि टेररिस्ट जो है वहाँ से पनपता है। तो हर एक तरीके से आप देखो कि वीटो पावर का इस्तेमाल करके लोग जो है यहाँ पे कंट्री जो है एक मिसयूज़ कर रहे हैं पावर का इसका। सो बेसिकली दीज आर द रीजंस जिससे कि रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। बट हम लोग समझते हैं कि हर्डल्स क्या क्या आ रहा है रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि देखिए 75 साल हो गए, ऐसा नहीं कि रिफॉर्म करने के बारे में हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, इससे पहले भी बात किया जा चुका होगा, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये समझते हैं। देखिए, रिफ़ॉर्म करने के लिए आज के डेट में 193 मेंबर है, तो ऑब्वियस है कि रिफ़ॉर्म करने के लिए हर किसी का एक ह्यूज सपोर्ट होना ज़रूरी है, हर किसी की हामी यहाँ पे होनी ज़रूरी है, तभी यहाँ पे हो सकता है। साथ ही लैक ऑफ कंसेंसस है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जो काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन आज की भी डेट में आप देखो कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है जो कि इसके अगेंस्ट में हैं। साथ ही लैक ऑफ सपोर्ट है, यानी कि जो P5 मेनली जो परमानेंट मेंबर है उनके यहाँ पे सपोर्ट की कमी देखने को मिलती है। वो नहीं चाहते किसी भी तरीके का रिफॉर्म हो, क्योंकि रिफॉर्म होगा तो सबसे पहले उंगली तो वीटो पावर पे उठता है। तो हो सकता है कि वीटो पावर को हटा दिया जाए, तो उन 5 कंट्रीज़ का मेंबर जो परमानेंट मेंबर है उनका फिर परमानेंट होने का क्या फ़ायदा जब वो अपना राज ही नहीं चला पा रहे। तो इसलिए यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स जो है P5 उनका सपोर्ट नहीं मिलता, इससे और प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बढ़ते ही जाता है।
और जो एलिमिनेट है या फिर लिमिट करना कि वीटो पावर के लिए कुछ यहाँ पे सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस किस केस में कहाँ कहाँ यहाँ पे वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का एक्सपेंशन करना, यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि मेनली हम लोग को 3 पिलर्स पे फोकस करना होगा, यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट सिस्टम पे, पीस एंड सिक्योरिटी पे, मैनेजमेंट में, तभी हम लोग सीरियस कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें कि हम लोग परमानेंट मेंबर्स देखते हैं, तो इनको अपना जो यहाँ पे इनलार्ज करना होगा, जो ग्रांट वगैरह देते हैं ना रीजनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उनको अपना जो ग्रांट वगैरह उसको और बड़ा करना होगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस पे फोकस करना होगा। जो प्रोसीजर चेंजेस है ना वो यहाँ पे कुछ लिमिटेड रिफॉर्म्स को इन्हांस करती है, जैसे कि मान लीजिए कि जो रिसेंट जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस हुआ है जिसमें कि एक फॉर्मल मीटिंग की ज़रूरत है, तो इस तरीके से आप समझो कि हम लोग को जिस तरीके से हम लोग काम करते आए हैं, एक काम करने के तरीके को भी हम लोग को चेंज करना होगा। साथ ही फोकस करना होगा कोर इश्यूज़ में। 3 प्राइमरी यहाँ पे थ्रेट्स है, जैसे कि आप देखो कि क्लाइमेट चेंज है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है और न्यूक्लियर वेपन है। ये 3 एक ऐसा यहाँ पे थ्रेट है हमारे ग्लोब में, जिससे कि हम लोग को यहाँ पे इससे जूझना है और इससे हम लोग को बाहर निकलना है। डिजिटल कॉपरेशन की ज़रूरत है। डेटा आज के डेट में आप जानते हो कि मेजर इकोनॉमिक एसेट है, बट इसका जो यूजेस और कॉन्सिक्वेंसेज है वो कमर्शियल इशू से भी बियॉन्ड जा रहा है। इट मीन्स कि आप देखो यहाँ पे कि जो क्वालिटी है सोसाइटी का, पॉलिटिकल सिस्टम का, तो ये सबसे बाहर निकल के ही आप देखो आगे निकल के यहाँ पे काम हो रहा है। यूनाइटेड नेशन लीड प्रोसेस है इस रिगार्ड में, जिससे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं फॉर डेटा कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म के लिए। और कोविड-19 के रिकवरी के बाद हमें यहाँ पे बेसिकली ज़रूरत है कि हम लोग हर एक चीज़ को जब अलग तरीके से देख रहे हैं, हर एक चीज़ जब अलग तरीके से हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म क्यों नहीं हो रही है। ओके, और अब ये एकदम से हाई टाइम है कि हम लोग को यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म के बारे में सोचना होगा और साथ ही साथ रिफॉर्म को लेकर फ्रेमवर्क रेडी करना भी होगा। ओके, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो हो सके और फाइनली जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल 17 गोल है, उसको हम लोग अचीव कर सके। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि गोल नंबर 13 क्या है, गोल नंबर 15 क्या है, एंड यस गोल नंबर 4 क्या है। इन 3 गोल नंबर को आप बताओ कि इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है। ओके, एक रिविजन हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब देखते हैं कि प्रपोजल फ्लोटेड टू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन, क्या ऐसा पहली बार है? मैं पहले भी आपको बताई हूँ कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया यहाँ पे पहली बार रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कब कब बात किया गया है। G4 में कौन कौन है? जापान, जर्मनी, इंडिया एंड ब्राज़ील। तो हमारे द्वारा यहाँ पे एक काउंसिल लाया गया जिसमें टोटल मेंबर यहाँ पे 25 है। 6 न्यू परमानेंट मेंबर जैसे कि G4 हो गया और 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, वो एडिशनल इलेक्टेड सीट्स यहाँ पे लाया गया। देन यहाँ पे जो कंसेशंस क्वालिफिकेशंस है उसको यूनाइट किया गया, जिसको इटली के द्वारा लीड किया गया था। देन आप देखो कि यहाँ पे इजुलविनी कंसेंसस हुआ था जिसमें कि अफ्रीका ब्लॉक को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। 2 यहाँ पे परमानेंट सीट और एडिशनल इलेक्टेड सीट रखा गया था अफ्रीका के लिए। L69 ग्रुप रखा गया जिससे कि ये कहा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल्स को जो है वो यहाँ पे परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरी में वो इंक्रीज़ किया जाएगा। तो न्यू परमानेंट मेंबर जो है वो यहाँ पे प्रेरोगेटिव होंगे और प्रिविलेजेस होंगे, जैसे कि P5 कंट्रीज़ है और इसमें राइट टू वोट भी होगा, वीटो भी होगा, सॉरी राइट टू वोट नहीं, राइट टू वीटो भी होगा। तो ये चीज़ें कही जा रही थी कि यहाँ पे जो 5 आज के डेट में फिक्स्ड है, 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट है, तो इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे किया जाएगा। फाइन। So guys, this is all about this article, United Nation and India ka reform. So I hope you understand this article and you understand the reasons behind reforming the United Nations. Okay, coming to the next, G20 Bali Declaration. अभी किस नंबर की यहाँ पे G20 सबमिट हुई है? 17th. ओके, अब यहाँ पे मोटो अगर G20 सबमिट का देखें तो वो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। इंडिया आप देखो कि हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंसी होल्ड किए हुए थे इंडोनेशिया से, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी कुछ मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी यहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत ऐसी कही गई थी। तो क्यों रिफॉर्म करना है? देखिए वेस्ट डोमिनेटेड है, जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हैं वो बेसिकली वेस्टर्न के द्वारा डोमिनेट किए गए हैं। वहीं अगर यूरोपियन और अमेरिकन इंटरेस्टेड देखें तो वो सबसे ज़्यादा प्रिवेल करता है यहाँ पे। साथ ही प्रोसीजरल इशू भी है, प्रोसीजरल अगर इश्यूज़ देखें मल्टीलैटरलिज्म के साथ, तो वो इस तरीके से कि डिसीजंस को बनाया जाएगा और इम्प्लीमेंट की भी किया जाएगा। एक रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आप देखते हो कि WHO आज तक ये नहीं क्लियर कर पाया कि जो कोविड-19 की ओरिजिन है वो कहाँ से है। एवरीबडी नोस कि चाइना से है, बट WHO की ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है, एम्बिग्विटी है यहाँ पे, जिसके कारण हम लोग नहीं समझ पाए। बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन है, कुछ साइन ऑफ क्राइसिस आपको ग्लोबलाइजेशन का देखने को मिल रहा है, जैसे कि ब्रेग्जिट है, ब्रिटेन का
यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है कुछ कंट्रीज़ में, पैरालिसिस हो रही है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है? ये सारी चीज़ें दिखाती है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग देखें तो बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। फंडिंग गैप है, हर एक तरीके का प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि ऑफिशियल जो डेवलपमेंट असिस्टेंस की ज़रूरत है उस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, उस तरीके से यहाँ पे हमारी फंडिंग जो है नहीं हो पाती है कुछ स्कीम्स वगैरह के लिए। की हाईलाइट यही है कि बताया जा रहा है कि जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में, रशिया में, उससे काफ़ी प्रॉब्लम अराइज हुई है। कोविड-19 के बाद एक फिर से ये वॉर आ गया है। बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे G20 कंट्रीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी G20 कंट्रीज़ है। स्टार्ट करते ए से, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। फाइन। देन यहाँ पे अमेरिका, UK, टर्की, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, रशिया एंड जर्मनी। सो दीज आर द 20 कंट्रीज़। जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में ऑलरेडी UPSC में पूछा जा चुका है कि मेंबर नेशंस जो कि G20 कंट्रीज़ का, तो ये इतना आसान नहीं होता है याद करना, बट एक तरीका है कि आप लोग बार बार इसको रिवाइज़ करते रहो तो याद हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ पूरे ग्लोब में से कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि G20 की मेंबर है। ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का। 1999 में इसको फाउंड किया गया था आफ्टर आसियान जो फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1908 में, उसके बाद इसको बनाया गया। एनुअल समिट जो है यहाँ पे रोटेटिंग प्रेसिडेंट, यानी कि कुछ कंट्रीज़ जो है, कुछ नहीं, आज के डेट में अगर ये प्रेसिडेंट है तो कल ये प्रेसिडेंट, नेक्स्ट ईयर ये प्रेसिडेंट रहेंगे कंट्री, तो हर कंट्री को एक साल की प्रेसिडेंसी यहाँ पे दी जाती है। कोई भी यहाँ पे परमानेंट सेक्रेटेरिएट है नहीं G20 कंट्री का। पास्ट, प्रेजेंट और इनकम जो प्रेसिडेंट्स है वो यहाँ पे ट्रोइका सपोर्ट प्रेसिडेंसी। इम्पॉर्टेंस भी देख लेते हैं G20 का क्या है। 80% ग्लोबल GDP यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड का ये पार्ट है, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन से यहाँ पे आपको कवर होते हुए दिखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं G20 का, तो यहाँ पे G20 में अगर हम लोग देखें तो फाइनेंस ट्रैक है और सरपास ट्रैक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन मेंबर है, B20 है, थिंक 20 है, Y20 है, NGOs वगैरह भी है। G20 की प्रेसिडेंसी के बारे में बात किया गया है तो 2022 में इंडोनेशिया के पास है, तो इस साल इंडिया के पास है, ठीक है, और फिर ब्राज़ील है, तो ये है ट्रोकिया। फाइन, तो इसको याद रखना है। फिर इंडिया के G20 प्रायोरिटीज़ क्या है, इस साल जो मीटिंग हमारे यहाँ होने वाली है तो इसमें हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले हम लोग ग्रीन डेवलपमेंट में बात करते हैं, तो काम भी करते हैं तो बात भी करेंगे। क्लाइमेट, फाइनेंस और लाइफ पे बात करेंगे। एक्सेलरेटेड, इंक्लूसिव और रेजिलिएंट ग्रोथ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। साथ ही टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है 21st सेंचुरी के लिए कैसा होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन वीमेन लीड जो डेवलपमेंट है जिस पे हम लोग अपने देश पे फोकस किए, तो ऑब्वियस है कि इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है, इस बार हमारा थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। और ये थीम है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। साथ ही हमारे द्वारा न्यू वर्किंग ग्रुप भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर बनाया गया है, तो उसको भी देखने वाले हैं। साथ ही हम लोग जो होस्ट कर रहे हैं वो 200 मीटिंग से ज़्यादा, वो भी ओवर 50 सिटीज़ में हम लोग यहाँ पे होस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें रही। अब फ़ायदा कैसे होगा, जैसे G20 जो है अगर हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें तो इससे हम लोग को क्या सिग्निफिकेंस होगा, तो अथॉरिटी रहेगी बहुत सारे मेजर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू है। साथ ही इगैलिटेरियन जो ग्रुप है, जैसे कि आप देखो मीडियम आपको देखने को मिलेगा, मोर एलिस्टिस जो G7 है, 38 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है OECD का, तो इन सब के बीच में बेटर तरीके से यहाँ पे डिस्कशन हो पाएगा। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक जो बैलेंस है ये शिफ्ट हुआ है, और G20 आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हुआ है आज की डेट में। साथ ही लो इनकम कंट्रीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फुलफिलमेंट की जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 से चल रहा है एंड टारगेट है 2030 तक टोटल 17 गोल को कंप्लीट करना, तो वो भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे। चैलेंजेस की बात करें तो आप जानते हो कि इंटरनल गवर्नेंस ही चैलेंजेस है। जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे कंट्री के सिस्टमिक जो इम्पोर्टेंस है उसी पे बेस्ड है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को लेकर। नो कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस तरीके से काम करना है, उसकी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। मल्टीलैटरल कमिटमेंट अगर हम लोग देखें एड एंड ट्रेड का जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और अभी देखें तो 3 सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, G7 है, चाइना, रशिया है, इंडिया है और अदर्स है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखें
तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है जो कि हमें चाइना, यूएस इन सब के बीच में देखने को मिलता है। कंट्रीज़ जो कि इंटरनेशनल लीडर्स है बेल आउट के लिए, साथ ही फ्रिक्शन है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो क्लाइमेट चेंज आप देखते हो कहीं ना कहीं ये तबाही मचा ही रहा है। चाइना, इंडिया, रशिया, सऊदी अरबिया जो है आज के डेट में जो एक एग्रीमेंट है उसके ऊपर ब्लॉक्ड है कि कैसे यहाँ पे कोल का जो यूज़ है और फॉसिल फ्यूल का जो सब्सिडीज़ का यूज़ है उसको ख़त्म करना है। जुलाई 21 से ही इस पर मीटिंग स्टार्ट हुई है, बट अब तक ये हुआ नहीं है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे रिवाइज़ करना होगा जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक का, साथ ही जो इंटरनल फ्रैक्चरिंग है उसको हम लोग को अवॉइड करना होगा। कलेक्टिव एक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना होगा जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उसके साथ मिलकर काम कर सकें। आउटरीच वगैरह को इम्प्रूव करना होगा। G20 में आप देखो कि एक इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरेंजमेंट की ज़रूरत है जिससे कि लार्ज वॉइस और जो रोल है मेजर इकोनॉमीज़ का उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। साथ ही एक बेटर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए मेंबर के बीच में कि किस तरीके से कैसे कैसे काम करना है, उनको अपना काम जो है ये सब कुछ क्लियर पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट G20। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो G20 एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इम्पॉर्टेंस इसकी डे बाय डे बढ़ते जा रही है, तो इस पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी ईच एंड एवरी पॉइंट्स को क्लियर होते रहना है आपके सामने, और अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।